education policy and Atmanirbhar Bharat. As you know that both national education policy and Atmanirbhar Bharat are the new concepts which have been given by the government. The national education policy happens to be broadest vision document. It's a policy document. It's the vision of the government of India to ensure that positive changes are brought in the existing education system, and we could improve upon our education system so that it is useful to our students in due course of time. And so many changes have been proposed, and it seems to be a promising document, and it hopes that the government will fulfill its promises, will spend more money, which is required to be around 6% of the GDP, which is at present less than 4.5%. And if the things are taken in the right direction, if it is implemented in the letter and spirit, then definitely will bring a very positive change in the Indian education system. The other concept being Atmanirbhar Bharat, which means the self-reliant or self-sufficient India. So that again is something where our Honorable Prime Minister Modi Saab had is trying to make India a bigger and important part of the global economy. So what we thought was that let us club these two concepts together, national education policy and self-reliant India, that is Atmanirbhar Bharat, and see how this NEP can help us to become the self-reliant country. And for this purpose, we thought two renowned educationists of the country. One is Shri Atul Kothari ji, and the other one is Professor Nageshwar Rao. So I'll first of all say a few words about Shri Atul Kothari ji. Shri Atul Kothari जी का बायोडेटा तो बहुत लंबा है, मैं उनके बारे में कुछ थोड़ी सी बातें ही बता पाऊंगा। कोठारी साहब शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव हैं, और वो शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के राष्ट्रीय सह संयोजक भी हैं। उन्होंने शिक्षा संवर्धन के कार्यों हेतु निरंतर राष्ट्रव्यापी प्रयास किया है और अभी भी प्रयासरत हैं। वो देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक कार्य करने वाली संस्थाओं, विद्वानों और कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाने के लिए हमेशा वो प्रयत्नशील रहते हैं, और देश की शिक्षा में नए विकल्प ढूंढने के लिए हमेशा वो दृढ़ संकल्पित हैं। और इसके अलावा वो काफ़ी सारे विश्वविद्यालयों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से संबंधित रहे हैं एज एक्सपर्ट्स। वो कठुआरी साहब हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं, और वो शिक्षा स्वास्थ्य न्यास के संस्थापक भी रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने दक्षिणा फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य की तरह भी कार्य किया है, और अब से पूर्व के जो उनको दायित्व मिले थे उनमें से कुछ हैं, जैसे कि वो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर रहे। उसके अलावा वो चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व के समग्र विकास पाठ्यक्रम समिति के सदस्य रहे। उस पाठ्यक्रम को उन्होंने डेवलप किया, और विद्यार्थी जीवन से ही लगभग 1979 से ही वो सोशल एक्टिविटीज में एक्टिव हो गए थे। और उसके अलावा उन्होंने शिक्षा बचाओ आंदोलन में पूरी तरह से भाग लिया, और काफ़ी अच्छा एक्टिव कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने काफ़ी लेखन, संपादन व प्रकाशन भी किया है, और काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं। उनकी कुछ किताबें हैं जैसे कि भारतीय शिक्षा राष्ट्रीय संकल्पना, शिक्षा में नए विकल्प का प्रारूप, शिक्षा की स्वायत्ता का संपादन, उच्च शिक्षा भारतीय दृष्टि, स्वामी विवेकानंद के चिंतन का वर्तमान उच्च शिक्षा में समावेश, भारतीय शिक्षाविदों के चिंतन का वर्तमान उच्च शिक्षा में समावेश, शिक्षा में विकल्प एवं आयाम। और इसके अलावा वो 2 पत्रिकाएं भी चलाते हैं जिनके नाम है शिक्षा उत्थान और शिक्षा दर्पण। इसके अलावा
एक बहुत लंबी लिस्ट है जो उनकी उपलब्धियां और सम्मान के बारे में है। उसमें से जैसे एक तो है भारतीय शिक्षा प्रतिष्ठान राष्ट्रीय परिषद मुंबई द्वारा उनको राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी का आजीवन प्रमाण मिला 2010 में। सामाजिक क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें विशिष्ट सम्मान मिला 2010 में। एजुकेशनल सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सम्मान मिला, और ऐसे बहुत सारे सम्मान हैं जो उनको मिले हैं। इसके अतिरिक्त सबसे अच्छी बात यह रही कि वो 2015 में अमेरिका के प्रवास में विश्व धर्म सम्मेलन को भी उन्होंने संबोधित किया। उसके बाद 2015 में भोपाल में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन समिति के सदस्य रहे। 2016 में वो मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। वर्ष 2018 में विश्व हिंदी सम्मेलन के निर्मित उन्होंने मॉरिशस में प्रवास किया। ये उनकी कुछ उपलब्धियां हैं, और उनके 3 विचार सूत्र हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। जैसे नंबर 1, देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। दिस इज what we were just talking about national education policy today. समस्या की नहीं समाधान की चर्चा करें। माँ, मातृभूमि एवं मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं। तो ये उनके विचार सूत्र हैं जो कि अति उत्तम है आज की पृष्ठभूमि में। और बहुत सारी चीजें हैं कोठारी साहब के बारे में जो मैं यहाँ पर बयान नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही लंबा उनका बायोडेटा है। श्री अतुल कोठारी जी, हम आपका अपने इस वेबिनार में दिल्ली स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के हमारे दूसरे रिसोर्स पर्सन हैं प्रोफेसर नागेश्वर राव। प्रोफेसर नागेश्वर राव इग्नू के, जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानी जाती है, he is vice chancellor of Indira Gandhi National Open University, which happens to be the largest open university in the world. It is also known as People's University, and he has also been vice chancellor of Uttarakhand Open University, Haldwani, and he had also worked as pro vice chancellor of IGNOU, New Delhi. Professor Rao had written 8 books, and some of them are like Administration on Public Enterprises in India and Communication Skills. And there are more than 40 students who have been awarded PhD degree in management under the supervision of Professor Rao. Professor Rao was also chair professor of Ambedkar Peeth Vikram University, Ujjain, and he was honorary secretary Institute of Gandhian Thought and Peace Studies, University of Delhi. Professor Rao was given the charge of Vice Chancellor of Kumaun University, Nainital, and he was also Vice Chancellor of Uttar Pradesh Rajshri Tandon Open University, Allahabad, in the year 1990. And he is the university professor in Pandit Jawaharlal Nehru Institute of Business Management. Is in the Faculty of Management Study, Vikram University, Ujjain, where he was also director of the institute for more than 13 years. He was also Dean, Faculty of Management Studies for 5 terms, and Dean, Faculty of Information Technology for 1 term at the Vikram University, Ujjain, Madhya Pradesh. He was conferred Fellow at Commonwealth of Learning, Canada in Scotland during September 2019. He was also conferred DLIT, that is honoris causa basically, by KK Handicue Open University, Guwahati in 2019. He was the president of Indian Accounting Association. Saraswati Samman was conferred upon him by the UP government in 2010. In 2018, he was conferred Nehru Literacy Award of Indian Adult Education Association, New Delhi, by His Excellency, the Vice President of India. He is also actively involved in developing appropriate policy framework at national level for promoting online education in the country. We welcome you, sir, to Delhi School of Public Policy and Governance. With these words,
I welcome all the participants who are present today, and we look forward to both of you, sir. So I'll request Shri Atul Kothari ji to address the gathering now. Shri Atul Kothari ji. पहले नागेश्वर राव नहीं बोलने वाले थे क्या? सर जैसे आप दोनों उचित समझे सर, हम वही ऑर्डर रख लेंगे। नहीं, जो मुझे बताया था इसलिए मैं कह रहा हूँ, आशुतोष ने मुझे बताया था जो। ठीक है सर। सो I'll request Professor Nageshwar Rao to address the gathering first. Professor Nageshwar Rao, can you hear us? परम श्रद्धेय कोठारी जी, आहूजा जी, दिल्ली स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी परिवार के सभी सम्मानित साथी एवं इस आयोजन में उपस्थित विद्वज्जन, सबसे पहले तो मैं आदरणीय कोठारी जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जब भी मुझे अवसर मिला उनकी बात सुनकर के मुझे ज़्यादा फायदा हुआ। और यह जो आयोजन है इसमें भी मुझे यही अतिरिक्त लाभ जो मुझे प्राप्त हो गए मैंने सोचा था, इसीलिए आदरणीय कोठारी जी को ही हम सब सुनना चाहते हैं। जो सबसे बड़ी बात कोठारी जी के बारे में है कि वो समस्या पर बात नहीं करते, समाधान पर बात करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बन गई है, उसको लागू भी कर दिया गया है और हम लोग सब ये देख रहे हैं कि इसको किस प्रकार से लागू किया जाए। अधिकांश स्थानों पर शायद बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार शायद इसमें हम लोग कोई चिट्ठी भेजेगी और आपको हमें लागू करना है। आदरणीय कोठारी जी ने बहुत बड़ा होमवर्क इस पे पहले भी कर रखा है, प्राथमिक शिक्षा पर भी, उच्च शिक्षा पर भी। मैं भी संयोग से इस प्रक्रिया में जुड़ा हुआ था तो उनका स्नेह हमें भी प्राप्त हुआ है। हम लोग इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बातें अपने स्तर पर करने की है, हम लोगों को उन बॉडीज को बनाने की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए जो बॉडीज हमें केंद्र सरकार बनाएगी। जो हम अपने स्तर पर कर सकते हैं, अपने शैक्षिक स्तर पर, अपने विश्वविद्यालय के स्तर पर, अपने संस्थान के स्तर पर, उनको हम सबसे पहले करने का प्रयास करें और शायद उससे हमें भी मनोबल, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और वास्तव में उसका क्रियान्वयन हो सकता है। बहुत आसान सी 2-3 बातें हैं जिस पर हम लोग सोच सकते हैं। एक तो यह है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस की बात कही गई है, यानी एक विषय जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसके साथ हम अन्य विषयों को जोड़ेंगे तो हमारे बुद्धि बल में विकास होता है और साथ ही साथ हम लोग अपने क्षमता को भी बेहतर कर सकते हैं। यह अवसर पहले नहीं मिलता था, क्योंकि पहले अगर तय कर लिया कक्षा 10 या कक्षा 11 में कि हम अगर साइंस का ही स्टूडेंट्स रह जाते हैं, हम आर्ट्स नहीं पढ़ पाते, या हमने कक्षा 10 और 12 या बीए में अगर हमने आर्ट्स पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर हम साइंस के कोई विषय नहीं पढ़ सकते, एग्रीकल्चर कोई विषय नहीं पढ़ सकते। हम लोग की जो संपूर्ण जो डिग्रीज हैं वो डिसिप्लिन में बट गई हैं और विभाग बहुत से खुल गए हैं। कल नहीं पढ़ा और उन विभागों में जो पूरा विषय है उस विषय को एक सीमाओं में बांध दिया गया, मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस खत्म कर दिया गया। हमें इस दिशा करना है और ये हम खुद भी कर सकते हैं। एक बहुत सी आसान सा तरीका है जिस पर हम लोग सोच सकते हैं कि हम एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अपने विभाग में संबंधित शिक्षकों के साथ कर लें और किसी एक पाठ्यक्रम पर हम चिंतन करें। मान लिया आपने कहा कि जो बीए
या एमए है, एमए आपने पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपने सोचा कि एमए पॉलिटिकल साइंस को हमें मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है और देखना है कि जो एमए पॉलिटिकल साइंस है इसको हम किस प्रकार से रोजगार परक बनाएं, किस प्रकार से इसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएं, किस प्रकार से इसमें स्किल कंपोनेंट आए और जिससे कि लोगों को रोजगार मिलने में भी आसानी हो। मान लिया आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में ये पाया कि एमए पॉलिटिकल साइंस के साथ अगर एक पेपर सोशियोलॉजी का भी आ जाए, एमए सोशियोलॉजी का, तो शायद पॉलिटिकल साइंटिस्ट और बेहतर हो सकता है। सोशियोलॉजी के साथ साथ आपने कहा कि एक पेपर अगर हिंदी का आ जाए तो शायद हमारा ये जो पॉलिटिकल साइंस कोर्स है बहुत प्रभावी हो सकता है। एक आप एग्रीकल्चर सोच लिया और एक आपने साइंस का बेसिक पेपर सोच लिया। क्या ये व्यवस्था में संभव है वर्तमान में? आप कहेंगे तो बेकार की बातें हो रही, लेकिन हमें मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस लाना है, तो इस प्रकार का चिंतन करके हमारे सारे विषयों को प्रभावी बनाना है, रोजगार परक बनाना है और लोगों के मस्तिष्क की शक्ति को और प्रभावी करना है। अगर आपने ये 5 विषय तय किए, पॉलिटिकल साइंस के साथ सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस के साथ हिंदी, पॉलिटिकल साइंस के साथ एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल साइंस के साथ एक फिजिक्स, मान लिया ये 4 आपने सोच लिए। आपके अन्य विभाग हो सकता है आपके साथ कोऑपरेट न करें। एक बहुत आसान सा तरीका है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2016 से स्वयं प्लेटफॉर्म विकसित किया है जिसमें अपने देश में अभी तक 2 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है। इसकी परीक्षाएं एनटीए कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपको अपने यहाँ किसी भी टीचर का अपॉइंट लेंगे, जैसे आप कहोगे सर ये सब्जेक्ट हमें टीचर अपॉइंट करने पड़ेंगे, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, हम कोई ऐसी बात कह ही नहीं रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ अपने बच्चों को ये कहेंगे पॉलिटिकल साइंस के कि सोशियोलॉजी का एक कोर्स स्वयं पे रजिस्टर हो जाए, फिजिक्स का एक कोर्स उस पर रजिस्टर हो जाए, एग्रीकल्चर का एक कोर्स वहां रजिस्टर हो जाए। वहां जो पाठ्यक्रम बने हुए हैं वो श्रेष्ठतम जो देश के विद्वान हैं उन्होंने बनाए हैं और उस सभी पाठ्यक्रमों में 4 बातें हैं। पाठ्यक्रम का ई कंटेंट है, पाठ्यक्रम के वीडियो बने हुए हैं, मतलब टीचर आपको पढ़ा रहा है, पाठ्यक्रम के डिस्कशन पॉइंट्स है और पाठ्यक्रम का परीक्षा भी होती है। और परीक्षा कौन करा रहा है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। साल में 2 बार कराता है, 2 बार एडमिशन होते हैं और वहां सिर्फ एक कोर्स जो आपने किया है, सोशियोलॉजी का एक कोर्स, फिजिक्स का एक कोर्स, एग्रीकल्चर का एक कोर्स और हिंदी का एक कोर्स, इन 4 कोर्सेज में आप अपने हिसाब से एक एक कोर्स हर 6 महीने में रजिस्टर करा लीजिए, तो आपके 4 कोर्स भी हो जाएंगे और एमए पॉलिटिकल साइंस भी हो जाएगा और साथ ही इन 4 का आपके पास क्रेडिट भी आ जाएगा बिना कोई अतिरिक्त प्रयास किए हुए। आपने अपने पॉलिटिकल साइंस को मल्टी डिसिप्लिनरी बना दिया। हमने एक ही कोर्स कहा है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, इसमें भारत सरकार ने बहुत पैसा लगा रखा है और ये 2016 से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। अभी हाल ही में इन सारे कोर्सेज को 8 जो भाषाएं हैं, इसमें हिंदी भी शामिल है, 8 भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है, जिससे कि हम लोग अगर मान लिया अंग्रेजी नहीं समझते तो हम लोग 8 भाषाओं में उन चीजों को समझें और पढ़ें भी। 6 महीने इम्तहान है, मान लिया एक बार नहीं दे पाए तो अगली बार इम्तहान दे देंगे। एक और जो फायदा है इस एनटीए से पढ़ने का कि जो हमारी संपूर्ण परीक्षा पद्धति है अभी तक की, इसमें हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कहते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कराते हैं और हम लोग ये कहते हैं इससे एनालिटिकल स्किल्स का विकास होता है। सारी डिग्रियां लेने के बाद भी बच्चा फिर क्या करता है कि साहब हमें कंपटीशन में बैठना है तो उसके अलग से कोचिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन में बैठने के लिए उसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ते हैं। बैंक का इम्तहान हो या आपको कोई एमबीए का नेट इम्तहान देना हो या गेट का इम्तहान देना हो, सब ऑब्जेक्टिव टाइप है। वो स्किल्स आपके पास है ही नहीं, अलग से। ये एनटीए में जो पेपर्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी उस ऑब्जेक्टिव टाइप को आप क्वालिफाई करेंगे, उसका क्रेडिट ट्रांसफर आपको आसानी से हो सकता है। क्रेडिट ट्रांसफर का भी रेगुलेशन 2016 में बना हुआ है और हर विश्वविद्यालय ने इसको अपने एकेडमिक काउंसिल से अडॉप्ट कर रखा है। लेकिन उसके बाद जो नीचे स्तर पर जो विभिन्न विभागों में इन क्रेडिट्स को लेना है, उस पर कभी कोई कार्य नहीं हुआ है
और अभी सरकार लगातार इस दिशा में चिंतन कर रही है। अभी AICTE और वेबसाइट और UGC दोनों ने ही अपने वेबसाइट पर इसी कोविड-19 के दौरान सारे पाठ्यक्रमों को आपके पाठ्यक्रमों के साथ लिंक किया है और कहा कि ये सोशियोलॉजी का ये पाठ्यक्रम इस पाठ्यक्रम के बराबर है जो आपकी यूनिवर्सिटी में चल रहा है। इसी प्रकार से हिंदी का ये कोर्स आपके कोर्स में इस पाठ्यक्रम के बराबर है, यानी आपके क्रेडिट ट्रांसफर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सारा कार्य UGC की वेबसाइट पे उपलब्ध है, AICTE की वेबसाइट पे उपलब्ध है। और जो हमने डिलीवरी की बात कही, डिलीवरी के लिए हमने बताया था कि 33 स्वयंप्रभा चैनल्स हैं, वो भी भारत सरकार के हैं, डिश टीवी पर उपलब्ध है। इसमें से 10 चैनल्स तो केवल टेक्नोलॉजी पर है, 10 चैनल्स PG और UG प्रोग्राम पर है। अपने घर में बैठे बैठे इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। कोविड-19 के दौरान तो और भी अच्छा है, मान लीजिए जो बच्चा प्रवेश लेने वाला वो भी शामिल कर सकता है। और आने वाला समय, जब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात कह रहे हैं, ABC, तो उसमें ये जो क्रेडिट ट्रांसफर बहुत कॉमन हो जाएगा। आप कोई बात अब सरकार से ये नहीं कहेंगे साहब हमें एम्प्लॉयबल बनाने के लिए हमें 5 पोस्ट और चाहिए, हमें मल्टी डिसिप्लिन बनाने के लिए 5 पोस्ट और चाहिए। सरकार ने इसके पहले से ही आपकी व्यवस्थाएं कर रखी है। कोर्स उपलब्ध है, पाठ्यक्रम उपलब्ध है, 3500 कोर्सेज उपलब्ध है। जो इस बीच में एडेक्स और कर्सेरा US से अपने देश में घूम रहे हैं, अभी भी हमारे पास मेल्स आते रहते हैं कि कर्सेरा का ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अपने देश में स्वयं प्लेटफॉर्म है जिसमें अपने देश के IIT के प्रोफेसर्स, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर्स, उन्होंने उन कोर्स को बना रखा है। अभी हाल ही में उन्होंने एक विज्ञापन भी किया है। उस विज्ञापन में उन्होंने ये कहा है कि जिन जिन कोर्सेज में गैप है उनके लिए कंसर्न टीचर्स से रिक्वेस्ट भी किया है कि वे उसमें कंट्रीब्यूट करें कोर्स डेवलपमेंट में। यह प्रक्रिया अब पूरे देश में बहुत प्रभावी हो गई है, हम लोगों को उसका फायदा उठाना है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया में बच्चे के ऊपर अतिरिक्त भार नहीं आ रहा है, क्योंकि शिक्षा महंगी भी ना हो, इस बात का भी इस संपूर्ण प्रक्रिया में ध्यान में रखा गया है। तो हमें करना क्या है, सिर्फ अपने साथियों के साथ बैठ करके किसी भी विषय के पास उसमें किस प्रकार से अतिरिक्त सब्जेक्ट जोड़े जाए और उस हिसाब से वह जो सब्जेक्ट है वो रोजगार परक हो जाए, एम्प्लॉयबल। मान लिया सॉफ्ट स्किल जोड़ना है तो आपने कहा कम्युनिकेशन पेपर जोड़ना जरूरी है हर सब्जेक्ट में, अब ठीक है जोड़ लीजिए। आपको टीचर उपलब्ध नहीं, कोई बात नहीं, आपने स्वयं में ट्रांसफर कर लिया, क्योंकि 40% तक का वहां क्रेडिट ट्रांसफर अपने हर पाठ्यक्रम में अलाउड है। ये हम लोग अपने स्तर पर ही कर सकते हैं। बाकी साल में 2 बार परीक्षाएं करानी है या मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है, ये मान लिया विश्वविद्यालय स्तर पर होगा, लेकिन विभागीय स्तर पर तो हम ये मल्टी डिसिप्लिन बात कर ही सकते हैं। और आने वाला समय, चूंकि एडेक्स और कर्सेरा को देखिए या स्वयं को देखिए, प्रोग्राम बेस्ड लर्निंग नहीं होगी, कोर्स बेस्ड लर्निंग होगी। यानी हमें मल्टी डिसिप्लिन बनने के लिए एक एग्रीकल्चर का कोर्स पढ़ना है, एक फिजिक्स का पढ़ना है, एक हिंदी का पढ़ना है और एक कॉमर्स का पढ़ना है। ये संभव है और आगे संभव होगा। अभी तक हम लोग इस बात को असंभव सोच रहे थे। और ये क्यों जरूरी है मल्टी डिसिप्लिनरी? इसका कारण है कि मस्तिष्क की शक्ति का विकास, और हम लोग की जो मस्तिष्क की शक्ति है एक ही डिसिप्लिन पढ़ने से वो एक ही दिशा में जाती है। और मस्तिष्क के बहुमुखी विकास के लिए ये मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस होना जरूरी है। केवल छोटी सी बात है, इस छोटी सी बात को अगर हम लोग अपने स्तर पर क्रियान्वित करने लगेंगे तो शायद जो दूसरा आपका पार्ट है आत्मनिर्भर वाला, हम लोग अपने विभाग के स्तर पर भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे पाठ्यक्रमों के मामले में, क्योंकि हम सब में विद्वत्ता है, हम सब चीजों को समझते भी हैं, हम सब चीजों को जानते भी हैं। लेकिन कई बार हमें लगता है कि बाहरी का फैक्टर्स हैं, हमारे पास क्लासरूम नहीं है, हमारे पास टीचर्स नहीं है, हमारे पास इस कोर्स को पढ़ाने वाला टीचर नहीं है। कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। आप इन अतिरिक्त जो विषय हैं इनके लिए NTA में इस स्वयं प्लेटफॉर्म रजिस्टर होइए, स्वयं प्रभा से ज्ञान प्राप्त करिए, बना बनाया मटेरियल, बना बनाया प्रक्रिया, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन, और अंत में आपको जो क्रेडिट मिलेगा, जो इम्तिहान पास होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप से, एक डिफरेंट टाइप का एग्जामिनेशन सिस्टम है, कंप्यूटर बेस्ड भी है और पेन एंड पेपर बेस्ड भी है। मतलब एग्जामिनेशन सिस्टम से आप अपनी डिग्री प्राप्त करेंगे और आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव भी हो पाएंगे। हमारे ख्याल से मैं आदरणीय कोठारी जी को ज्यादा सुनना चाह रहा था, आपने मुझे अवसर दिया, बहुत अच्छा लगा। और विशेष रूप से हम लोगों को आदरणीय कोठारी जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। मैंने भी ये बातें, इसमें से अधिकांश बातें आदरणीय कोठारी जी से ही सीखी हुई है, और हम सबको इस दिशा में लगातार प्रयास करना चाहिए। हमने आज ही हमारे एकेडमिक काउंसिल उसमें हमने इस बात को, जो कोर्स आधारित जो व्यवस्था है उसको पुनः एक प्रक्रियागत तरीके से सर्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लागू करने का निर्णय भी लिया हुआ है।
आपने मुझे अवसर दिया, बहुत अच्छा लगा। आदरणीय कोठारी जी के प्रति मेरा प्रणाम, उनका प्रति सम्मान भी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर नागेश्वर राव, आपका बहुत अच्छा स्पीच रहा और आपने बहुत क्लैरिटी के साथ में एग्जांपल्स दे करके कुछ चीज़ों को क्लियर किया। और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जैसे हमें अपनी तरफ से प्रयास शुरू करना चाहिए, ना कि हमें सरकार की ओर से वेट करना चाहिए कि वहाँ से कोई लेटर आएगा तब हम शुरुआत करेंगे। और मल्टी डिसिप्लिनरी को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। एक छोटा सा एग्जांपल मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगा। जैसे हम लोग लॉ के प्रोफेसर्स हैं, बट हम लोगों को मेडिकल का ज्ञान नहीं है। अब मान लीजिए कि अगर हम लोग पेंडेमिक के ऊपर कोई काम करते हैं, जैसे पेटेंट्स को लेकर के बात करनी है, पेटेंट्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर अगर हमें कोई बात करनी है, हम पेटेंट्स के बारे में तो बता देंगे पेटेंट्स एक्ट में क्या लिखा है। अब वो जो फार्मास्यूटिकल्स की बात आती है, पेंडेमिक की बात आती है, अगर हमें पेंडेमिक के बारे में नहीं पता, अगर हमें क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में नहीं पता, अगर हमें बाकी मेडिकल चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो ऑब्वियसली हम उतने अच्छे से उसको एक्सप्रेस ना कर पाए। लेकिन अगर हम लोग एक मेडिकल से रिलेटेड एक कोर्स एलएलबी में करते हैं या एलएलएम में करते हैं, तो उससे हमें ये फायदा होगा कि हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ, पेटेंट के साथ साथ थोड़ी सी मेडिकल का भी ज्ञान होगा। तो उससे ऑब्वियसली हम लोग अपने सब्जेक्ट के साथ में बेटर जस्टिस कर पाएंगे और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। सो जब हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं, अगर हमारे बच्चे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन लेकर के आएंगे, तो ऑब्वियसली उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने में काफ़ी सहायता होगी। सो थैंक यू वेरी मच सर। और बहुत अच्छे से आपने स्वयं के बारे में बताया कि बिना किसी तरीके से यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट पर भार डाले हुए कैसे हम स्वयं से कुछ कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं और उसके लिए क्रेडिट दे सकते हैं, और वो क्रेडिट ट्रांसफरेबल है। Thank you, sir. Thank you very much for your nice presentation. Now, I'll request अभी मैं माननीय अतुल कोठारी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो ऑडियंस को एड्रेस करें अपने अच्छे विचारों के साथ में, क्योंकि अतुल कोठारी जी का मैंने जैसे बायोडेटा पढ़ा, वो पूरा का पूरा शिक्षा के क्षेत्र में उनका कार्य है। सो हमें उम्मीद है कि आज हमें बहुत अच्छे इनपुट्स मिलने जा रहे हैं श्री कोठारी जी के माध्यम से। सो मैं अभी कोठारी साहब से प्रार्थना करता हूं कि वो अब ऑडियंस को एड्रेस करें। कोठारी सर। आज के इस वेबिनार के मुख्य वक्ता सम्माननीय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, उन्होंने डायरेक्टर सिंह सिन्हा जी, प्रोफेसर आहूजा जी, मित्र आशुतोष तथा इस वेबिनार में प्रतिभागिता कर रहे सभी विद्वान आचार्य बंधुओं बहनों, प्रिय छात्र भाई और बहनों, पहले तो मैं दिल्ली स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस के डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर और सभी परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर ये यहाँ एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है हमारे समक्ष, उनकी दो सबसे बड़ी विशेषता है कि लगभग 150 इयर्स के बाद ऐसी नीति आई है जो भारत केंद्रित है, भारत सेंट्रिक है। अभी ये कोई वास्तव में नई बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन भारत के लिए नई बात है, क्योंकि ये दुनिया भर में किसी भी देश की शिक्षा नीति का विचार करे तो उस देश की आवश्यकता, उस देश की संस्कृति, प्रगति के अनुरूप होती है। यूनेस्को की डेलस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि किसी भी देश की शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि वहां की संस्कृति और वहां की प्रगति के अनुरूप होना चाहिए। मैंने एक शब्द इसमें जोड़ा है कि उस देश की संस्कृति, प्रकृति और प्रगति के अनुरूप होना चाहिए। यही भारत केंद्रित शिक्षा नीति का तात्पर्य है।
और इस नीति के आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें एक सुंदर ध्येय वाक्य लिखा गया है। अभी नीति के नियंता उसको ध्येय वाक्य कहते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं उसको कह रहा हूं कि शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचार से, बौद्धिकता से और कार्य व्यवहार से भारतीय बने। मैं पुनः उच्चारण कर रहा हूं कि शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचारों से, बौद्धिकता से और कार्य व्यवहार से भारतीय बने। ये सेंटर पॉइंट है इस नीति का। और इस नीति में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है इस नीति की, इस नीति में कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच है, समग्र, सर्वांगीण और एकात्म दृष्टि। ये जो समग्रता की दृष्टि है, ये जो होलिस्टिक अप्रोच है, ये वास्तव में भारतीय दृष्टि है। टुकड़ों टुकड़ों में हर विषय को पार्टली सोचना, ये तो हमने पिछले 150 साल में सीखा। अन्यथा हमारे यहाँ तो समग्रता की दृष्टि का विचार हमेशा किया गया है। तो ये समग्र, ये मूलतः जो इस नीति की विशेषता है, ये दो प्रमुख विशेषताएं मुझे लगी इस नीति की। और इस नीति में जो आज का विषय रखा है कि आत्मनिर्भर भारत की बात, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आत्मनिर्भर भारत, मुझे लगता है कि वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। इस नीति में जैसे माननीय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी ने जो भी बात कही, तो ऐसे सारे पक्ष में इसका विचार किया गया है कि देश में आत्मनिर्भरता कैसे आए। जब हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए देश को आह्वान किया, तो मैं विचार करने लगा कि देश आत्मनिर्भर कैसे होगा। तो मेरे मन में विचार आया कि जब तक देश का छात्र आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। और छात्रों को आत्मनिर्भर करने का सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा, एजुकेशन है। और सौभाग्य से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें छात्रों को आत्मनिर्भर करने के बारे में काफी बातें कही गई हैं। तो इस नीति और प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया, वो दोनों का तालमेल बिठाएंगे हम अगर, और इसको उचित ढंग से शैक्षिक संस्थानों में क्रियान्वित करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मुझे लगता है बहुत शीघ्रता से हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सकता है। इस नीति में 3-4 प्रमुख बातें जो कही है इस दृष्टिकोण से, एक तो इनोवेशन और रिसर्च के बारे में बहुत बल दिया गया है। दूसरी बात है कि स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल एजुकेशन पर भी काफी आग्रह पूर्वक बल दिया गया है। तो ये जो आधारभूत बातें हैं बच्चों को आत्मनिर्भर करने की, ये सारी बातों से बच्चे आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अन्यथा आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उससे तो दो बात होती है। हर छात्र नौकर बनना चाहते हैं, वो आईएएस बने, वो आईआईटी करे, वो आईआईएम करे, कुछ भी करे, लेकिन हर बच्चा नौकर बनना चाहता है। और जो नौकर नहीं बनता है, वो बेकारों की लिस्ट में जुड़ जाता है। क्योंकि दुनिया की कोई सरकार सब छात्रों को नौकरी नहीं दे सकती। हमने एक साल भर पहले की बात है कि टेक्निकल एजुकेशन पर एक राष्ट्रीय सविमर्श किया था। तो उसमें एक सत्र की अध्यक्षता करने के लिए एनआईटी के डायरेक्टर्स आए थे। उन्होंने कहा कि मैं बीटेक एमटेक करके जब एक उद्योग में, एक इंडस्ट्रीज में सर्विस के लिए, नौकरी के लिए गया,
कुछ दिन के बाद मुझे वहां के एमडी ने बुलाया और मुझे उन्होंने कहा कि जो आपने पढ़ाई की है ना वो सब एक तरफ रख दो, यहाँ की आवश्यकता के अनुसार पहले ट्रेनिंग प्रशिक्षण लो और बाद में काम करो। तो उन्होंने कहा कि मुझे इतना झटका लगा कि मैंने 20 साल तक पढ़ाई की, मेरे परिवार ने लाखों रुपया खर्च कर दिए, करोड़ों रुपया सरकार ने मेरे ऊपर खर्च किए, और ये एमडी साहब कहते हैं कि इसका कोई काम नहीं है। तो वास्तव में आज की शिक्षा नीति की स्थिति है। मुझे एक घटना, एक उदाहरण याद आ रहा है इसके ऊपर से। पहले कुछ साल पहले तक हमारे यहाँ ट्रेन है वो कोयले से चलती थी। एक बार ट्रेन जा रही थी और भयानक बारिश हुई। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि पटरी पर पानी आ गए तो ट्रेन रुक गई। लेकिन 3-4 घंटे हुए तो धीरे धीरे बारिश भी रुक गई और पानी भी ट्रेन से पटरी पर से चला गया, फिर भी ट्रेन नहीं चल रही है। तो 2-3 लोग गए ड्राइवर के पास कि भैया अभी तो पानी, बारिश भी रुक गई, पानी भी चला गया पटरी पर से, लेकिन ट्रेन क्यों नहीं चल रही है? तो जो ट्रेन के ड्राइवर ने उत्तर दिया, बड़ा अपने लिए शिक्षा नीति की दृष्टिकोण से और शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयले की ट्रेन जो होती है उसमें एक विशेष प्रकार का पानी चाहिए तभी वो ट्रेन चलती है, नहीं तो नहीं चलती है। तो उन्होंने कहा कि जो ट्रेन में इंजन में जो पानी चाहिए वो पानी समाप्त हो गया है। यानी इतना पानी था कि जिसके कारण ट्रेन रुक गई थी, लेकिन जो ट्रेन के इंजन में जो पानी चाहिए वो पानी नहीं था। तो आज हमारे देश की कुछ स्थितियां ऐसी है कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च करने वालों की लंबी फौज खड़ी है, परंतु जैसा उद्योग, व्यवसाय, विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग चाहिए ऐसे लोग नहीं मिल रहे। हमने इस आत्मनिर्भरता पर एक देशव्यापी अभियान प्रारंभ किया है कि आत्मनिर्भर भारत में शैक्षिक संस्थानों की भूमिका। तो मैं अभी गत सप्ताह कानपुर था, कानपुर विश्वविद्यालय ने इस पर काफी अच्छा काम प्रारंभ किया है। तो एक समिति बनाई है, उसमें वहां के उद्योगपति और समाज के अलग अलग क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लिया है उन्होंने। उस समिति की बैठक थी तो उसमें 2-3 उद्योगपतियों ने खड़े होकर बताया मुझे कि भाई साहब आप हमारे आइए, वहां हमारे हर उद्योग का, इंडस्ट्रीज के बाहर बोर्ड लगा होता है कि कुशल कारीगर चाहिए लेकिन मिलता नहीं है। तो लोग तो बहुत है हमारे यहाँ, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, विभिन्न प्रकार की डिग्री लेने वाले लोग हैं, लेकिन जैसा चाहिए समाज में ऐसा इस शिक्षा तंत्र से निकल नहीं रहा है। दूसरी बात जो इस नीति में महत्वपूर्ण बात थी कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि यूनेस्को सहित अनेक ऐसी संस्थाओं के सर्वे के रिपोर्ट है कि जो हमारे बच्चे इंजीनियर और मैनेजमेंट ग्रेजुएट निकल रहे हैं उसमें से 25% भी जॉब के लायक नहीं है। यानी किस प्रकार की इंजीनियर मैनेजमेंट की हमारी पढ़ाई है। तो इस प्रकार की जो परिस्थिति है उसको सुधार करना, उसमें इंप्रूवमेंट करना, यही शिक्षा नीति में बातें कही गई है। आज हमको जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे छात्र तो मैनेजमेंट नहीं पढ़ सकते। अभी अच्छी तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला व्यक्ति IIT, NIT, IIIT आदि में, तो भविष्य में कोई अच्छे स्थान पर पहुंचने वाले हैं किसी
कंपनी में डायरेक्टर बनेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे, मैनेजर बनेंगे, तो विदाउट मैनेजमेंट वो कैसे सक्सेस हो सकेगा? लेकिन आज हमारी इंजीनियरिंग की शिक्षा में मैनेजमेंट आप नहीं पढ़ाई कर सकते। हमारे मेडिकल में पढ़ाई करने वाले, चाहे मेडिकल में अलग अलग आयुर्वेद हो, होम्योपैथिक हो, एमबीबीएस हो, वो साइकोलॉजी नहीं पढ़ सकता है। डॉक्टर का काम ही मनुष्य के साथ है, और बिना साइकोलॉजी वो सही प्रकार से डील कर ही नहीं पाएगा लोग। लेकिन साइकोलॉजी सब्जेक्ट वहां नहीं है, न रख सकते हैं। तो इस शिक्षा नीति में सारे विकल्प खोल दिए हैं। ये जो रेजिमेंटेशन था हमारे यहाँ सिस्टम में, सब्जेक्ट का रेजिमेंटेशन, करिकुलम का रेजिमेंटेशन, इसको तोड़ने की बात इस नीति में कही गई है कि बच्चे 9th to onward, 9th से शुरू किया है कि बच्चों को ओपन सिलेक्शन के लिए रहेगा। सब्जेक्ट के लिए कोई भी बच्चे सिलेक्ट कर सकते सब्जेक्ट। वो फिजिक्स के साथ फिजिकल एजुकेशन भी रख सकता है, वो साइंस के साथ साइकोलॉजी भी पढ़ सकता है, वो कॉमर्स के साथ संस्कृत भी पढ़ सकता है, जो उनकी रुचि, प्रकृति और उनकी भविष्य की आवश्यकता की दृष्टि से हो। तो इस प्रकार का 9th से ऊपर और हायर एजुकेशन लेवल पर भी ये खुले ऑप्शन कर दिए गए सारे। जैसे अब ये जो बैंक ऑफ क्रेडिट का सिस्टम है, ये नई सिस्टम इस नीति में लाई गई है। तो बैंक ऑफ क्रेडिट का तात्पर्य क्या है कि बच्चे कोई भी यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। वो ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। किसी बच्चे को लगा कि मुझे एक कोर्स पुणे यूनिवर्सिटी करना है, तो वहां से करेगा। दूसरा कोर्स उनको लगता है हैदराबाद यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा, तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी करना है, तो वहीं से करेगा। उनके जो क्रेडिट उनको मिलेंगे वो उनके बैंक में जमा हो गए, और टोटल क्रेडिट जितना अपेक्षित है ग्रेजुएशन के लिए, मान लो क्रेडिट हो गए, तो उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। तो इस प्रकार का एक काफी बच्चों के लिए एक अवसर, स्कोप इसमें दिया गया है, जिससे बच्चे अपने स्वयं की दिशा में जैसे आगे बढ़ना है इस प्रकार बढ़ सकते हैं। जो उसकी रुचि, प्रकृति है, इस प्रकार के विषयों का सिलेक्शन वो कर सकता है। जो इस नीति में दूसरी बात कही गई है कि शिक्षा का जो मूल आधार है वो है चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास। जब स्वामी विवेकानंद जी को पूछा गया था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तब स्वामी जी ने अंग्रेजी में छोटे 2 शब्द कहे थे, मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो ये इस नीति को, इस बात को स्वीकार किया गया है कि एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का समग्र विकास। आज जो भारत की हम बात करें या तो वर्ल्ड लेवल की बात करें, ये प्रॉब्लम, समस्या कहाँ है? सबसे बड़ी जो क्राइसिस है वो क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर। आज क्यों भ्रष्टाचार बढ़ रहा है? क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर है। दुनिया की अधिकतर समस्याओं की जड़ वहां है, और सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया की जो वर्ल्ड लेवल की 200 यूनिवर्सिटी है ना, वहां भी ये समस्या है, वहां भी ये प्रॉब्लम है। मेरे एक मित्र काफी विदेश में घूमते रहते हैं, तो वो अमेरिका भी काफी जाते आते रहते, तो उन्होंने कहा कि वहां की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में हमारे भारत के साधु संत महात्मा इस प्रकार के लोगों को इनवाइट करते हैं। वहां कोई जाते हैं तो उनको गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने भी यही चैलेंज है कि वहां से निकलने वाले बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं और बहुत बड़े स्थान पर पहुंचकर भी बहुत बड़े करप्शन के कौभांड में पकड़ गए। तो वो भी चिंतित है, वहां के मैनेजमेंट के लोग भी, कि कैसा हमारे एजुकेशन दी हमने कि इस प्रकार के बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये मेन जो प्रॉब्लम है वो क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर है, चरित्र का संकट है।
इसलिए हम कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। आगे तो बढ़ रहे हैं हम स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस में अनेक अनेक फील्ड में हम आगे बढ़ रहे थे। और आज देश भारत की एक दुनिया में एक स्थान बना है। लेकिन सिर्फ क्या ये सब भौतिक विकास की बात है? तो भौतिक विकास से ही देश आगे बढ़ जाएगा क्या? आज हम दिल्ली में रहते हैं सब लोग, तो दिल्ली में कैसा पर्यावरण का संकट है हम सब जानते हैं, जीना मुश्किल हो गया है। आज हमारे दिल्ली देश की राजधानी में अंधेरे के बाद महिला को रास्ते पर निकलना है 10 बार सोचती है। तो ऐसी अनेक बातें गिरा सकते हैं। तो क्या ये विकास चाहिए हमको? बलात्कार की घटनाएं कम हो रही है क्या? लूटपाट की घटनाएं कम हो रही है क्या? पर्यावरण हमारा सुधर रहा है क्या? सोसाइटी में वैल्यूज आगे बढ़ रही है क्या? ये सबका उत्तर हमें देना बहुत मुश्किल है। जब स्वामी विवेकानंद जी पहली बार अमेरिका गए थे, तो उनका ड्रेस, उनका पहनवेश देखकर वहां के लोग मजाक कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था कि ऐसे भगवा कपड़े पहने हुआ, पगड़ी पहने हुआ व्यक्ति। तो जब उनके मजाक पूरी हो गई, कमेंट पूरी हो गई, तो स्वामी जी ने कहा कि आपके देश में मनुष्य का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी आपका टेलर बनाता है, इसलिए आप उनके ड्रेस पर से उनका नाप निकाल रहे हैं। हमारे देश में, भारत में, मनुष्य का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी उनके कैरेक्टर के आधार पर नापा जाता है। तो भारत की ये पहचान है। तो चरित्र निर्माण ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और व्यक्तित्व का समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बच्चे को सिर्फ एक ही विषय का ज्ञान नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंजीनियरिंग पढ़ाई करना है तो इंजीनियरिंग का मेन एम्फेसिस का विषय रहेगा, वो होना चाहिए। इस नीति में भी यही बात है। दुनिया में शायद भारत जैसे कुछ अपना देश होंगे कि जहाँ इंजीनियरिंग के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट है, उस विषय के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। तो इस नीति में विकल्प दिया है कि भाई मुख्य विषय उनके इंजीनियरिंग के रहेंगे, लेकिन बाकी विषय पर भी उनको ऑप्शन होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए, कि जिससे बच्चे अपनी चॉइस कर सके और अपनी आवश्यकता के अनुसार विषय चुन सके। तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए बच्चों के व्यक्तित्व का समग्र विकास, ये पूरी हमारी शिक्षा नीति का आधार होना चाहिए, और इस नीति में इस पर ही बल दिया गया है। तो इस दृष्टि से बच्चों का ये मुख्य बात, इसमें आधारभूत बात है। साथ साथ मैंने जैसे कहा कि क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट किया जाएगा, और 9 से बच्चे को प्रत्यक्ष इंटर्नशिप का भी अवसर होगा। यानी आज हमारी जो आज नीति में, एक शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी जो है, बच्चे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की कोई अवसर ही नहीं है। जो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक बैंकिंग की पढ़ाई की, मान लो, लेकिन उन्होंने कभी बैंक तो देखी नहीं है। उस छात्र को आप कहे कि अलग अलग बैंक के ये 10 चेक है और आप इसको स्लिप भरकर बैंक में डाल कर आइए, वो बच्चा नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल कभी सीखा नहीं। मुझे जब एक जगह मैं बोल रहा था इस विषय पर, तो बाद में हमारे एक मित्र प्रोफेसर ने कहा कि मैं बैंकिंग पढ़ाता हूँ, इसमें क्या प्रैक्टिकल कराया बताइए। मैंने कहा कभी आपने अपने क्लास में बैंक मैनेजर, बैंक कैशियर को कभी बुलाया क्या? आपके बच्चे को कभी आप बैंक में ले गए क्या? तो उत्तर हाँ नहीं था, उत्तर नो में था।
तो इस प्रकार की अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप की बात भी इस 9th क्लास से ऑनवर्ड कही गई है कि बच्चों को एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज मिले। यही विजडम है, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज यही। तो इस नीति में इसका भी समावेश किया गया है। साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की बात भी कही गई है कि बच्चों में विभिन्न प्रकार के कौशल होने चाहिए। जैसे आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में जो जिन जिन विश्वविद्यालयों में और कई स्कूल्स में भी ये प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, हमारे साथ मिलकर ऐसे लगभग 15 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, 12 स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। तो वहां की नीड क्या है, लोकल नीड क्या है? जैसे मैंने कानपुर का एग्जांपल दिया कि उन्होंने कहा कि कुशल कारीगर मिल नहीं रहे, यानी स्किल वाले लोग मिल नहीं रहे। तो इस दृष्टि से वहां की औद्योगिक आवश्यकता क्या है, वहां की एग्रीकल्चर कृषि की आवश्यकता क्या है, वहां के विभिन्न व्यवसायों की आवश्यकता क्या है, वहां की विशेषताएं क्या है उस क्षेत्र की, कला, कारीगरी आदि क्षेत्रों में, इसको एक सर्वे हमने करना पड़ेगा और उसके आधार पर फिर स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू होने चाहिए। ये पहली बात है कि वहां की लोकल नीड के अनुसार स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम, प्रोग्राम बनाना है और वो वहां बच्चों को वहां की जो आवश्यकता की पूर्ति हो और वहां के बच्चों को जॉब भी आसानी से मिल जाएंगे। दूसरी बात है कि स्किल जो है ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भी क्या क्या आवश्यकता है, इसको भी पहचानना पड़ेगा। आज छोटे लेवल से विचार करें, मान लो कि हम लोगों ने, हमारे यहाँ पहले खेती अधिकतर अभी भी कुछ मात्रा में होती है कि बैलगाड़ी से कृषि होती है। तो बैल से कृषि होती है तो हमने मॉडर्नाइजेशन क्या किया, तो हमने ट्रैक्टर ला दिया उसको। अभी ट्रैक्टर वेस्टर्न कंट्री में या जिन जिन देशों में ट्रैक्टर का ज्यादा यूज होता है, क्यों होता है? क्योंकि वहां उन किसानों के पास 1000 एकड़ लैंड होता है, जमीन होती है, तो वो बैलगाड़ी से नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगा। लेकिन हमारे देश में तो 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ इतनी जमीन होती है किसान के पास, अधिकतर किसानों के पास। तो हमारे यहाँ जो ये बैलगाड़ी है, उसको बैलगाड़ी को मॉडर्न करने का विचार कभी नहीं किया हमने कि बैलगाड़ी में कुछ ऐसे सिस्टम लाई जाए कि जिससे उसमें ऐसे बेरिंग का यूज किया जाए, ऐसे व्हील का उपयोग किया जाए कि जिससे आज जिस गति से बैलगाड़ी काम करती है उससे कहीं ज्यादा स्पीड से काम करे, जिससे बैल को भी कष्ट कम हो और काम भी जल्दी हो। हमारी आवश्यकता के अनुसार हमने मॉडर्नाइजेशन नहीं किया, हमने रिसर्च नहीं किया, हमने आंखें बंद करके जो वेस्टर्न कंट्री में हो रहा है उसी को यथावत इंप्लीमेंट कर दिया। तो हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूट में इस प्रकार की, जिस प्रकार का इंस्टीट्यूट है उसके अनुसार इस प्रकार की जो हमारी आवश्यकताओं को चिन्हित करते हुए इस पर रिसर्च होना चाहिए। तो रिसर्च यूजफुल होगा, नीड बेस्ड होगा। ये हमारे देश में अभी हो नहीं रहा है, हमारे शैक्षिक संस्थानों में। हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है मेरी दृष्टि से। अभी ये एक्सपेरिमेंट कुछ मात्रा में जरूर शुरू हो गए हैं। जैसे कई यूनिवर्सिटीज ने ये जो अपना क्या कहते हैं, आज मैं एकदम भूल रहा हूं, हाथ पर लगाने के लिए क्या देते हैं आजकल? हाँ ऊजा जी, हाथ पर लगाने के लिए सर? हाँ हाँ, बैंड की बात कर रहे हैं? अरे नहीं, ये जो आज कोरोना कांड दे रहे हैं, हाथ पर लगाओ जल्दी। सैनिटाइजर। सैनिटाइजर, हाँ।
तो सैनिटाइजर कई यूनिवर्सिटी ने अपने सैनिटाइजर बनाए। कानपुर यूनिवर्सिटी में गया था तो वहां के बच्चों ने अपनी आयुर्वेदिक पद्धति से सैनिटाइजर बनाया कि जो नुकसान भी नहीं करता है। सैनिटाइजर तो नुकसान करता है स्वास्थ्य की दृष्टि से। और वो गेट पर सैनिटाइजर का एक गेट बनाया हुआ था कि आप अंदर घुसेंगे तो तुरंत आप पूरा सैनिटाइज हो जाएंगे। वो भी वहां के बच्चों ने बनाया था। एक आईआईटी ने, हमारे यहाँ वेंटिलेटर विदेश से आता है, लेकिन आईआईटी ने स्मॉल वेंटिलेटर बनाकर एम्स को दिए। ट्रिपल आईटी भागलपुर ने ये जो कोरोना है उसको पॉजिटिव है नेगेटिव है ये चेक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। साउथ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने नर्स का काम करने वाला रोबोट तैयार किया और एक चलता फिरता हॉस्पिटल छोटा सा बनाया कि कहीं भी आप उसको एस्टैब्लिश कर सकते ले जाकर। तो ये हमारे बच्चों ने काम किया, हमारे प्रोफेसरों ने काम किया यही काम। इसलिए हमारे बच्चे या प्रोफेसरों में कोई प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बस कमी है तो हमारी सिस्टम की कमी है, कमी है तो औषधि की कमी है, कमी तो एक एटमॉस्फेयर की कमी है। तो इस नीति ने हमको सिस्टम तो उपलब्ध करा दी है। जैसी हमको सिस्टम एक पॉलिसी चाहिए देश को, इस प्रकार की पॉलिसी तो ये आ गई हमारे पास, लेकिन ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट कैसे करना है इस पर हम लोगों ने काम करने, गहराई से काम करने की जरूरत है। तभी ये नीति फिर वास्तव में कारगर साबित होगी। इस दृष्टि से हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल क्या क्या हो सकता है इसका प्लान हमने करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल हो सकता है। जैसे मैंने कई यूनिवर्सिटी में मैं कहता हूं कि आप अपने इंस्टीट्यूशन हो, यूनिवर्सिटी हो, आपके प्रोफेसर को कहिए 1 महीने का समय दीजिए कि आप अपने अपने सब्जेक्ट में क्या क्या प्रैक्टिकल हो सकता है इसकी एक लिस्टिंग करिए, इसका एक पेपर तैयार करिए और फिर आफ्टर 1 मंथ एक वर्कशॉप करिए। सब अपना अपना प्रेजेंटेशन देंगे तो एक दूसरे के प्रेजेंटेशन सुनकर भी अपना अपना पेपर फुलफिल कर सकते हैं और इसके माध्यम से हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा प्रैक्टिकल हो जाए। हमारी जो ओरिजिनल भारतीय सिस्टम थी उसमें तो यही था कि पहले प्रैक्टिकल करो बाद में थियरी बताओ। तो थियरी अंडरस्टूड करना, समझना बहुत इजी हो जाता है। मैं आपको मेरा ही एग्जांपल देता हूं कि मैं जब कॉमर्स में पढ़ाई करता था तो हमारे अकाउंट सिस्टम में दो प्रकार थे। एक अपनी भारतीय देसी पद्धति जिसको कहते हैं वो, और एक आज जो वेस्टर्न सिस्टम से हम बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, बहुत सारे संस्थानों में अकाउंट सिस्टम चल रहा है। तो अपनी भारतीय सिस्टम की देशी पद्धति उसमें 30 मार्क्स थे। तो मैं उस लेक्चर में कभी नहीं बैठता, लेकिन मुझे उसमें 27 से कम मार्क्स कभी नहीं आए। क्यों? क्योंकि मैं प्रैक्टिकल मेरे चाचा जी की पीढ़ी पर वो अकाउंटिंग का काम करता था। तो प्रैक्टिकल में करता था तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं थी। 2-5 मार्क की थियरी आती तो कोई भी पढ़कर कर लेगा। तो पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए, बाद में थियरी होना चाहिए, तो थियरी समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस दृष्टि से अभी से हम लोगों ने तैयारी करनी चाहिए कि क्या क्या, किस प्रकार हम इसको करेंगे, किस किस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन यानी क्या है? यही वोकेशनल एजुकेशन है कि व्यवहारिक शिक्षा बच्चों को मिले। हमारे आज प्रैक्टिकल यानी लैब में जहां प्रैक्टिकल होता है वो भी लैब तक सीमित है, फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस प्रकार का पेडागोजी लेवल पर भी हमने से चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे कोरोना महामारी आई तब हमने यूजीसी को और एमएचआरडी को हमने सुझाव दिया था, कोरोना आफ्टर कोरोना भी हम पेडागोजी लेवल पर चेंज लाए।
कि 2 दिन ऑनलाइन, 2 दिन ऑफलाइन और 1 दिन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क के लिए। वो एक्सेप्ट भी किया गया है और इस पॉलिसी पे भी ये बात आ गई है। अब इम्प्लीमेंट हम लोगों को करना है। तो इससे बहुत बड़ा चेंज आएगा। क्यों? ये कोरोना अभी एकदम तो जा नहीं रहा है। जब भी हम कॉलेज स्टार्ट करेंगे तो तब भी सारा फिजिकल डिस्टेंसिंग और ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। तो नेचुरली 5 दिन में से 2 दिन ही कॉलेज में बच्चा प्रैक्टिकल आएगा, यानी क्लास में, तो 40% संख्या हो जाएगी। टोटल 100% कभी उपस्थित तो 35% से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे क्लास में। जहाँ 100 बच्चे बैठते थे वहां 35 बैठेंगे, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग अपने आप हो जाएगा। इतना रास्ते पर ट्रैफिक कम हो जाएगा क्योंकि 65% बच्चे घर में होंगे। ट्रैफिक कम होगा तो पर्यावरण को कितना लाभ होगा। और जो महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के बारे में 3 बातें कही है, हैंड, हेड एंड हार्ट। तो हैंड यानी क्या है कि हाथ से काम करना सीखे बच्चे। तो ये जो वोकेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये वही बात है कि बच्चे हाथ से काम करना सीखे। दूसरी बात हेड की बात है। तो ये तो कुछ मात्रा में तुम सैद्धांतिक शिक्षा थियरी के रूप में सिखाते हैं बच्चों, लेकिन आज हमारी पूरी व्यवस्था रटन पद्धति से चलती है। कोई भी बच्चा अपने सिलेबस में से 60% बहुत अच्छा रट लेगा तो वो 90-95% मार्क्स ला सकता है आज के सिस्टम में, क्योंकि काफी तो ऑप्शन में निकल जाता है। तो मार्क्स तो अच्छे आ जाएंगे, लेकिन भविष्य में जब वास्तव में फील्ड में जाएंगे तब एक अनुभव आएगा कि जब ऑप्शन में निकल गया था तो कितना अच्छा था या बुरा था। तो इसके आज IIT में कई बच्चे फर्स्ट ईयर से वापस आ जाते, क्योंकि रिटर्न प्रक्रिया से उन्होंने एग्जाम तो सारी पास कर ली, लेकिन वहां तो जिस प्रकार की क्वालिटी चाहिए वो टिक नहीं पाता है। तो इसका भी उपाय क्या करना, ये भी इस नीति में किया गया है। और क्लास 1 से शुरू कर रहे हैं ये बात सारी, कि बच्चे सिर्फ रटन प्रक्रिया से आगे न बढ़े, बच्चे को वास्तव में सभी प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। तो ये हेड की बात है। और हार्ट यानी क्या, कि बच्चे संवेदनशील हो, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, मानवता के बारे में। तो यही वैल्यू एजुकेशन और कैरेक्टर बिल्डिंग की बात है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन इस पॉलिसी में है, और इसी के आधार पर स्कूल लेवल पर तो इवोल्यूशन की बात भी कही गई। मूल्यांकन इसी आधार पर होगा। सिर्फ रटन प्रक्रिया से पेपर 3 घंटे में लिख दिया उतना ही नहीं होगा। तो इवोल्यूशन के लेवल पर भी इस प्रकार के चेंजेस करने हैं, पेडागोजी लेवल पर भी इसके आधार पर सारे चेंजेस करने हैं। इस दृष्टि से ये शिक्षा नीति में बच्चों को आत्मनिर्भर करने की सारी बातें दी गई है। रिसर्च की बात सबसे जो महत्वपूर्ण बात हमारे लिए है वो रिसर्च की है। आज रिसर्च में हम बहुत पिछड़ रहे हैं, क्योंकि रिसर्च में फाइनेंस भी बहुत कम हमारे यहाँ किया जा रहा है। GDP का 0.69% हम रिसर्च के पीछे खर्च कर रहे हैं। GDP का 0.69%। अमेरिका, चाइना, अनेक देश मिनिमम 2% से ऊपर है, GDP के 2% से ऊपर। और इजराइल में तो 4.3% GDP का खर्च किया जाता है रिसर्च। तो रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात इस नीति में कही गई है। लेकिन रिसर्च में फाउंडेशन बनेगा, प्रक्रिया प्रोसेस बहुत स्पीड से चल रही है। ऐसा पेपर में भी आज आया है कि फाइनल स्टेज में एक प्रकार से रिसर्च फाउंडेशन बन गया है। लेकिन इसके अलावा महत्वपूर्ण 2-3 बातें हैं, इसको हम अगर हम अपने इंस्टीट्यूशन में केंद्रित करेंगे
तो रिसर्च में बहुत सारा इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, जिसमें न पॉलिसी की आवश्यकता है न किसी की आवश्यकता है। जैसे हमारे यहाँ रिसर्च यानी पीजी के बाद रिसर्च के बारे में सोचना शुरू होता है कि अभी किस विषय में रिसर्च करना है, क्या टॉपिक लेना है। और कई इंस्टीट्यूशन में तो मैंने देखा, कई संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में, कि उनके प्रोफेसर जो बताए वही सब्जेक्ट में उनको रिसर्च करना है, तो रिसर्च थोड़ा होगा, वो तो पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी। बच्चे भी खुश है क्योंकि पीएचडी की डिग्री से नौकरी मिल जाती है, और प्रोफेसर साहब भी खुश है कि मेरे 15, 20, 25 पीएचडी हो गए। 15, 20, 25 जितने हो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें नीड बेस कितना पीएचडी है, कितना शोध हुआ है, तो उत्तर हाँ मिलना मुश्किल है। मैं तो मजाक में कई बार करता हूँ कि जिन्होंने पीएचडी की डिग्री ली है और ग्रंथ लिखा है, वो पीएचडी की डिग्री करने के बाद दूसरी बार वो स्वयं का ग्रंथ भी कभी देखता है क्या खुद? सभी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकतर ऐसा देखने को मिलता है कि उनको भी मालूम है कि इसका कोई उपयोग नहीं है व्यवहारिक जीवन में। तो क्या हम फर्स्ट ईयर से छात्रों का ओरिएंटेशन प्रारंभ कर सकते हैं क्या पीएचडी के लिए? 5 वर्ष मिल जाएगा उनको। 5 वर्ष में काफी कुछ पीएचडी की बहुत अच्छी तैयारी उनकी हो सकती है। ये पहली बात। दूसरी बात है कि पीएचडी यानी इंग्लिश में रचनात्मकता, सृजनात्मकता, नवाचार, ये कभी दूसरी भाषा में नहीं हो सकता। ये विज्ञान कहते हैं, भाषा वैज्ञानिक कह रहे, एकेडमिशियन कह रहे, अतुल कोठारी सिर्फ नहीं कह रहा। जब डॉक्टर अब्दुल कलाम जी नागपुर के धर्मपेठ कॉलेज में एक बार उनका व्याख्यान था, तो हमेशा उनके स्पीच के बाद क्वेश्चन आंसर होता था, तो ऐसे वो शुरू हुआ। तो एक छात्र ने प्रश्न किया अब्दुल कलाम जी को कि आप इतने अच्छे साइंटिस्ट कैसे बने? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने उत्तर दिया कि मैं 12th तक साइंस, मैथमेटिक्स सहित सारी शिक्षा हमारी मेरी मातृभाषा तमिल में हुई है, इसलिए मैं अच्छा वैज्ञानिक बना। भारत के वैज्ञानिक श्रीनिवास शास्त्री ने कहा है, सीवी श्रीनिवास शास्त्री, कि इंजीनियरिंग में इंग्लिश में पढ़ाई करके रिसर्च करने वाले और अपनी भाषा में पढ़ाई करके रिसर्च करने वालों में अनुभव ये है, एक्सपीरियंस ये कहता है कि अपनी भाषा में पढ़ाई करके इंजीनियरिंग करने वाले रिसर्च बहुत अच्छा करते हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, ये कोई रिसर्च है, ये कोई हवाई बात नहीं है। इजराइल जैसा छोटा सा देश जहां 17 लोगों को नोबेल मिला है, हमारा इतना 135 करोड़ का देश एक नोबेल के लिए तरस जाता है। इजराइल तो 50-60 लाख पॉपुलेशन है वहां, वो 17 लोगों ने अपनी हिब्रू भाषा में ये कार्य किया है। तो ये रिसर्च, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ये अपनी भाषा में ही वास्तव में हो सकता है। बच्चों को अपनी भाषा में रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहित करना, अनुमति देना और उसको आगे बढ़ाने का विचार करना। और तीसरी बात है कि आजकल हमारे यहाँ रिसर्च यानी सिर्फ थियरी रूप में जो किताब बनती है वही रिसर्च मान लिया जाता है। उन्होंने उस विषय में प्रैक्टिकल की तरह काम किया है। तो रिसर्च में थियरी और प्रैक्टिकल दोनों को पर ही उनको रिसर्च की डिग्री देनी चाहिए। अगर 3 बात हम अपने अपने इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटीज में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप देखिए 5 वर्ष में रिसर्च में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। तो इस प्रकार का रिसर्च लेवल पर हमने इस प्रकार के चेंजेस, परिवर्तन करने की भी आवश्यकता है। तो ये जो सारी बातें इस पॉलिसी में कही गई है और इसके अलग अलग प्रावधान भी डिटेल में इसमें कहा गया है, बस आवश्यकता है उसका प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन। हमारे देश में सबसे बड़ा प्रश्न यही है
इसके पहले भी जो 2 पॉलिसी आई 68 में और 86 में, उसमें भी काफी अच्छे सुझाव थे। 48 में राधाकृष्ण कमीशन बना, 52 में मुदलियार कमीशन बना, 64 में कोठारी कमीशन बना। इनके भी बहुत अच्छे सुझाव सजेशन थे, परंतु जमीनी क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इसके कारण हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के बदले पिछड़ गए। तो इम्प्लीमेंटेशन का जो विषय है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। इस पर बहुत ही गहराई से काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए मेरे आपसे 3 विनम्र सुझाव हैं। पहली बात तो ये है, आप में से अनेक विद्वानों ने स्टडी कर लिया होगा कि इस पॉलिसी को वर्ड टू वर्ड हम स्टडी करें, अच्छी तरह से उसका पढ़ें। तो जब ठीक स्टडी करेंगे तब तो इम्प्लीमेंटेशन का विषय आएगा कि हाउ टू इम्प्लीमेंट। तो ये पहली बात ये है। दूसरी बात, जैसे ये अपने संस्थान ने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया, तो इतने से काम नहीं चलेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये नीति सरकार की नहीं है, समाज की है। समाज की नीति तो तब बनेगी कि समाज तक ये सारी बातें पहुंचे। समाज तक ये सारी बातें पहुंचाने का कार्य, नीति की बात है, वो हमारा दायित्व है, शिक्षा क्षेत्र के लोगों का दायित्व है। तो ऐसी बड़े पैमाने पर संगोष्ठियां, वेबिनार, सेमिनार्स का आयोजन आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि अपने अपने इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कमिटी अपॉइंट करनी चाहिए कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसको, हाउ टू इम्प्लीमेंट। तो कमिटी फिर इस पर काम करे और फिर इसको इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली प्रारंभ हो। तो ये 3 स्तर पर हमने इम्प्लीमेंटेशन पर विचार करना है। अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन हो गया इस पॉलिसी का, तो मेरा विश्वास है कि इस शिक्षा नीति के माध्यम से देश की शिक्षा बदलेगी। और हमारा शिक्षा संस्कृति न्यास का यही वाक्य है, मेरे इंट्रोडक्शन परिचय में भी बताया गया कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलो। शिक्षा बदलेगी तो देश बदलेगा। हम लोग देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हम देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, समर्थ शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका रास्ता तो थ्रू एजुकेशन ही जाता है। आज दुनिया में बड़े बड़े जो रिसर्च हो रहे हैं, कहीं भी, वो अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, कहाँ होता है? यूनिवर्सिटी सिस्टम में होता है। इस दृष्टि से ये शिक्षा नीति में इस प्रकार की क्षमता, ताकत, कैपेसिटी है इस नीति में। इसका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो जैसी शिक्षा नीति हम देश में चाहते थे ऐसी नीति आएगी, और इस माध्यम से जैसा देश हम चाहते हैं ऐसा देश बनेगा। आत्मनिर्भर भारत, समर्थ शक्तिशाली संपन्न भारत, विश्वगुरु भारत, इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए इस नीति को हम किस ढंग से क्रियान्वयन की दिशा में विचार करें, ऐसी आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं। मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस संगोष्ठी में आपने निमंत्रित किया और मेरे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। इसलिए आप सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अतुल कोठारी साहब। आपकी कुछ बातें मैंने नोट की, बहुत अच्छी बातें थी। आपने बोला कि छात्र को अपने कार्य से, व्यवहार से और बौद्धिकता से भारतीय बनना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनना है। माननीय कोठारी साहब, एक चीज और कही गई है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, PWD बच्चे हैं, और जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही गई है। तो वो एक बहुत ही अच्छी एक इनिशिएटिव है। हालांकि एक जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट भी हमारा
आया है और उसमें भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। अगर हमारा पीडब्ल्यूडी बच्चा भी पढ़ता है और उसी सिस्टम में एजुकेशन लेता है जिसमें बाकी बच्चे ले रहे हैं, और इंक्लूसिव एजुकेशन से उन बच्चों को, ट्रांसजेंडर्स को भी आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। एक ये भी बहुत अच्छी बात एनईपी में कही गई है। और आपका बहुत अच्छा उदाहरण था, बहुत ही सुंदर उदाहरण था, जिसमें आपने कुशल कारीगर, वो स्किल्ड वर्कर्स के बारे में बात की कि बोर्ड लगा हुआ है लेकिन कुशल कारीगर नहीं मिल रहे हैं। और चरित्र निर्माण अत्यंत आवश्यक है आज की परिस्थितियों में, और बच्चे का समग्र विकास होना चाहिए। उसके अलावा जो इंटर्नशिप की आपने बात कही, कक्षा 9 से जो शुरू हो जाती है, हाँ जी, इंटर्नशिप समथिंग जहां पर बच्चे को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो जाती है, उसको दुनियादारी का पता चलता है। एक जो कक्षा में खाली बैठना, किताबें पढ़ना, वहां से निकल करके जब वो बाहर की दुनिया में देखता है और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखता है चीजों का, तो वहां से उसको बहुत उसकी ओवरऑल उसकी जो स्किल्स है वो काफी डेवलप होती हैं। और प्रैक्टिकल से थ्योरी, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपने अपना एग्जांपल दिया कि आपने क्लासेस अटेंड नहीं की, फिर भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे बिकॉज आपको उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज थी। और एक सर आपने जो बात कही है कि अपनी जो मदर टंग है, मातृभाषा है, उसमें रिसर्च करना, उसमें अध्ययन करना, वो एक अच्छा रहता है, बच्चे के विकास के लिए भी अच्छा होता है। यहाँ पर सर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मैं जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ में प्रोफेसर हूँ, तो मैंने जो बच्चों को प्रॉब्लम्स देखी हैं, बच्चों को जैसे वो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी बच्चा है वो हिंदी भाषा को प्रेफर करता है, अब वो देखता है कि सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट हिंदी में अवेलेबल हो, सर वो नहीं हो पाता। और वहां पर बहुत इशू आता है, जो लॉ की किताबें हैं वो हिंदी में आपको उस क्वालिटी की नहीं मिलती जिस क्वालिटी में इंग्लिश में आई हुई है। और हम लोग काफी सारे दूसरी कंट्री के जो जजमेंट्स होते हैं वो भी पढ़ाते हैं, वो भी कोट करते हैं अपने यहाँ पर, तो एक वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए ट्रांसलेशन को लेकर के हालांकि शिक्षा नीति में एक मैंने देखा एक अलग से चैप्टर डाला हुआ है, उसमें काफी सारे प्रोविजंस है। तो एक जो ट्रांसलेटेड वर्क को लेकर के हमें काफी काम करना चाहिए ताकि मातृभाषा में बच्चा अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। नहीं आहूजा जी, मेरा एक निवेदन है कि सर। जब भी मातृभाषा में शिक्षा की बात आती है तो जो आपने कहा वो प्रश्न की पुस्तकें नहीं है जी। हम स्वतंत्रता के 73 साल बाद, आफ्टर 73 ईयर्स, हम यही बात करेंगे कि हमारी भाषा में पुस्तकें नहीं है, तो पुस्तकें तैयार कौन करेंगे? बिल्कुल सर। और हमारी भाषा में पुस्तक तैयार नहीं करते, इसलिए हमारी ओरिजिनलिटी नहीं आ रही है। जी सर। हम कहीं से जूठन दुनिया भर का लाकर खिलाते बच्चों को। हमारी आवश्यकता के अनुसार, हमारी जरूरतों के अनुसार पुस्तकें हम तैयार करें अपनी भाषा में, तो वो इनोवेटिव होगी और समय समय पर चेंजेस भी होगा उसमें। बिल्कुल सर। तो वही उसमें हमें एक बड़े स्तर पर ये काम करना है, एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना है, ताकि इतना ट्रांसलेटेड मटेरियल इकट्ठा हो, क्वालिटेटिव मटेरियल इकट्ठा हो। जैसे स्वयं पर हमने प्लेटफॉर्म खोला है, ऐसे वो जो है हमें दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ में शेयर करना चाहिए, ताकि जो बच्चे अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ना चाहें वो उसमें एजुकेशन ले सकें। और सर एक आपने 3 पॉइंट्स बोले। एक तो आपने बोला कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को वर्ड बाय वर्ड पढ़ना चाहिए। दूसरा आपने बोला कि सेमिनार, वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज करने चाहिए रेगुलर बेसिस पर। और तीसरा आपने बोला कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होनी चाहिए, कमेटी जो कि उसको एनईपी को इम्प्लीमेंट करने के बारे में कदम उठा सके। जैसे आपसे पहले प्रोफेसर नागेश्वर राव जी ने भी बोला था कि हमें सरकार से कोई पत्र आने की वेट नहीं करनी कि सरकार हमें कोई चिट्ठी भेजेगी तब हमने एनईपी को इम्प्लीमेंट करना है, हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। जो कि करिकुलम रिवीजन वगैरह है या उसकी डिजाइनिंग है, वो हमें एनईपी के हिसाब से शुरू कर देना चाहिए। सर फाइनली एक छोटी सी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आप एक नोटेड एजुकेशनिस्ट है, बहुत आप जगह पर जाते हैं, बहुत सारी जगह पर आप मुख्य अतिथि होते हैं या आप सेशन चेयर करते हैं। सर प्रॉब्लम क्या आती है कि एक बच्चा जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या स्टेट यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेता है, तो उसको बहुत सब्सिडाइज रेट पर एजुकेशन मिलता है।
जैसे मैं अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय की LLB की फीस बताऊं, लगभग 5,000 रुपया साल की फीस है सर। 15,000 रुपया, मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा आप सारे खर्चे मिला के ना 20,000 के अंदर अंदर LLB की डिग्री दे देते हैं हम दिल्ली विश्वविद्यालय की सर। वो बच्चा अगर सफल होने के बाद में वापस यूनिवर्सिटी को मुड़ के नहीं आता, उस बच्चे को यह रियलाइज कराना जरूरी है कि तुम्हारे जो एजुकेशन है वो फ्री नहीं था या सब्सिडाइज नहीं था। इसमें हर सब्जी वाले ने, हर रिक्शा वाले ने, हर मजदूर ने, हर व्यक्ति ने वो अपने टैक्स दे करके आपकी स्टडी को कंट्रीब्यूट किया, आपकी फीस को कंट्रीब्यूट किया है। तो कहीं ना कहीं सर ये मैसेज आपको देना जरूरी होगा ताकि एलुमनाई जो है जब भी वो यहाँ से पास करके जाएं, जब वो जीवन में सेटल्ड हो जाते हैं, उसके बाद में वो वापस अपने इंस्टीट्यूशन को आए और कुछ ना कुछ अपने इंस्टीट्यूशन के लिए जो भी उनकी हैसियत हो, जिस तरीके से भी वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उनको अपने इंस्टीट्यूशन को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को देखो या आप और बाकी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को देखो, एक एंडाउमेंट फंड है सर, बिलियंस में जाता है वो, और इतना पैसा इकट्ठा होता है। वो एक हमें सिचुएशन यहाँ इंडिया में क्रिएट करनी है अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और इसके लिए दो बातें प्रमुख है कि एक तो हमारे इंस्टीट्यूशन में ये सिस्टम ही नहीं है। हम एल्यूमिनी को इनवाइट करते हैं, उसकी हमारे पास लिस्टिंग है, उनका रेगुलर कांटेक्ट है, ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। वो सिस्टम एक तो डेवलप करने की जरूरत है। हर बच्चा अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार रहता है। जहां भी इस प्रकार का प्रयास हुआ तो उसमें सक्सेस ही मिला है। तो वो एक तो सिस्टम करने की जरूरत है। दूसरी बात है कि वहां के प्रोफेसर के बारे में इस प्रकार का एक बच्चों के मन में भी एक भाव होता है। मैंने देखा कि अमेरिका में गया था तो वहां कोई लेक्चर नहीं होते थे पीजी के लिए, लेकिन वो बच्चे जब चाहे तो वो प्रोफेसर 3-3, 4-4, 6-6 घंटे उनके साथ गुजारते थे। तो जब इस प्रकार का प्रोफेसर्स का बच्चों के साथ इंटरेक्शन होगा, अटैचमेंट होगा, तो नेचुरली बच्चा वो प्रोफेसर जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये चलो, ये तो एक ह्यूमन बीइंग हो गया, वो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन एक सिस्टम हम डेवलप करें ना, कि जिस इंस्टीट्यूशन में ये सिस्टम डेवलप की वहां बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है। मुझे याद आ रहा है एक अंबानी जी का उदाहरण कि एक बार मुंबई यूनिवर्सिटी से उनके पास गए और उनको कहा कि भाई हमको ये डेवलपमेंट करना है, तो आपसे कुछ इसमें सहयोग चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, मैं एक बार देखने आता हूँ। और वो प्रत्यक्ष गए और देखकर फिर कहा कितना बजट है, कितना बजट है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं उसको फुलफिल कर दूंगा। तो ये अप्रोच करने की जरूरत है बस। तो हमारे बच्चे भी बहुत सहयोग करेंगे संस्थानों को। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत वैल्यूएबल इनपुट रहे आपके और प्रोफेसर नागेश्वर राव जी के। और अभी सर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। मैं डॉक्टर अजय सोनावने और मिस पलक से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्वेश्चन आंसर्स को ले लें। Hello sir, thank you so much for such insightful session. I will be taking some questions from the chat box. Yeah, please. The first question is by Suraj Bhansagar. क्या नई शिक्षा नीति में स्नातकोत्तर एवं शोध की महत्वता बनी हुई है? क्या कृपया इस विषय पर प्रकाश डालने की कृपा करें सर, धन्यवाद। अब जी शिक्षा समझ नहीं आ रहा है। हेलो, रिपीट करो आप अपना ये क्वेश्चन। हाँ, कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, दोबारा से रिपीट करो। यस सर। क्या नई शिक्षा I would like to request everyone to keep themselves on mute, please. Okay, sir. The question is, क्या नई शिक्षा नीति में स्नातकोत्तर एवं शोध की महत्वता बनी हुई है? क्या शोध की उपयोगिता कम नहीं हो जाएगी? कृपया इस विषय पर प्रकाश डालने की कृपा करें सर, धन्यवाद। सूरज भनसागर।
क्या नागेश्वर राव जी बताएंगे? नागेश्वर राव जी, ठीक है। हमारे आपके रहते हमारा बोलना ठीक नहीं रहेगा। नहीं नहीं नहीं, आप कहिए, जरूर जरूर, आपका तो बहुत अनुभव है इस विषय में। नहीं 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 सर, आप है तो इस समय आपको ही से हम लोग भी सीखेंगे ना सर। जी नहीं, ये जो जिन लड़की ने प्रश्न किया, तो मैंने बताया कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एस्टैब्लिश करने की बात इस नीति में कही गई है, और इसमें ये कहा गया है, सिस्टम में चेंज की जो बात है, कि जो अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो है ही 4 इयर्स कोर्स जो है, तो जिसको लिबरल आर्ट्स कहा जाता है वैसे, तो ये आगे से ये एस्टैब्लिश होगा कि 4 इयर्स का डिग्री कोर्स होगा। 3 इयर्स जिनको सिर्फ डिग्री करनी है उनके लिए 3 इयर्स का होगा, जिनको आगे रिसर्च करना है, पीजी करना है, उनके लिए 4 इयर्स का होगा कोर्स। 4 इयर्स के बाद उनको पीजी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वो रिसर्च कर सकते हैं, तो 1 साल आपका रिसर्च के लिए बच जाएगा। तो ये भी सिस्टम में कहा गया है। 3 इयर्स के बाद पीजी करेंगे तो 2 इयर्स का पीजी होगा, और आफ्टर 4 ईयर पीजी करेंगे तो 1 ईयर का पीजी होगा। ये भी सिस्टम में दोनों प्रकार की बच्चों के लिए सहूलियत इसमें दी गई है। तो इस प्रकार का चेंजेस इस नीति में काफी पॉजिटिवली है, कि बच्चों को रिसर्च में आगे बढ़ सके, इस प्रकार की सिस्टम। और जो ग्रेजुएट लेवल पर भी 4th ईयर होगा, उसमें काफी कुछ रिसर्च का इनपुट भी होगा, कि जिससे वहीं से बच्चा रिसर्च की प्लानिंग कर सके। तो इस प्रकार की इस पॉलिसी में सिस्टम है। Sir, the other question is by Mahendra Jaina. He says communication gap is the root of every problem. So is there any scope in new education policy to eradicate the communication gap? आपका आवाज जरा सुनाई नहीं दे रहा है, जरा मोटे आवाज से बोलेंगे ठीक रहेगा। Sir, the question is by Mahendra Jaina. He asks, communication gap is the root of every problem. So is there any scope in new education policy to eradicate the communication gap? In straightforward, is there any scope or evidence to introduce communication as a subject in school level syllabus? ये एक कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम जो है, उसके लिए ये प्रयास है कि देश भर में पॉलिसी के बारे में एक तो लोगों को स्पष्ट कल्पना है कि ये पॉलिसी है क्या। ये इसलिए इस प्रकार की, जो मैंने कहा कि बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हमने करना चाहिए। तो इसमें ये तो आज तो जनरल पॉलिसी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें जरूर आत्मनिर्भरता एक विषय रखा गया था, लेकिन स्पेसिफिक हमने फिर डिस्कशन करना है, जैसे हम लोग कर रहे हैं कि आईआईटी के लिए, एनआईटी के लिए, ट्रिपल आईटी के लिए ऐसे सेपरेट भी कर रहे हैं। उसमें फिर आगे और थोड़ा डीप जाना है, कि जैसे अभी एक सेमिनार हुआ, वेबिनार हुआ इस प्रकार का, ये मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम है, वो टेक्निकल एजुकेशन में कैसे अप्लाई होगा, इस पर भी हुआ वेबिनार। तो इस प्रकार की एक तो सीरीज ऑफ वेबिनार, सेमिनार्स, इसका प्लान हमने करना चाहिए। ये एक सिस्टम होना चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है, वो टीचर स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम ज्यादा है मेरी दृष्टि से, क्योंकि हमारी जो सिस्टम है, पेडागोजी सिस्टम है, तो हम लेक्चर में ही विश्वास ज्यादा करते हैं, तो उससे कम्युनिकेशन नहीं होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन के लिए जो पेडागोजी लेवल पर बहुत बड़े चेंजेस की आवश्यकता है, कि इंटरेक्टिव हो पूरा, आपस में बच्चे बातचीत, संवाद कर सके, प्रश्न उठा सके, प्रश्न कर सके, इस प्रकार की सिस्टम कम्युनिकेशन की होनी चाहिए। हमारे प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में कहते हैं कि 32 टाइप ऑफ टीचिंग सिस्टम था हमारे यहाँ, तो आज तो हमारे यहाँ लगभग एक ही सिस्टम चल रहा है, लेक्चर सिस्टम। तो इसलिए ये जो कम्युनिकेशन के दृष्टिकोण से टीचर्स और स्टूडेंट्स का कम्युनिकेशन अच्छा हो, इस प्रकार के पेडागोजी लेवल पर अगर चेंजेस करेंगे, तो ये एक महत्वपूर्ण बात करनी चाहिए, कि सिर्फ लेक्चर सीरीज न हो, लेक्चर न हो, लेकिन क्वेश्चन आंसर हो, प्रोजेक्ट की बात हो,
स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट्स को टीच कर सकता है, इस प्रकार के भी एक्सपेरिमेंट हो। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किए हैं प्रैक्टिकली, स्कूल लेवल पर भी हमने किए हैं, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पर तो बहुत इजीली हो सकता है। तो ये पेडागोजी लेवल पर इस प्रकार के एक एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता है। और तीसरी बात है कि इस नीति में कहा है कि हर इंस्टीट्यूशन में एक परामर्श केंद्र स्थापित करना है, यानी जिसको आजकल अंग्रेजी में आप समझने के लिए कह रहा हूँ, ओरिजिनल अंग्रेजी इसका नहीं है लेकिन समझने के लिए, कि काउंसलिंग सेंटर। तो इसकी बहुत जरूरत है क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में कई प्रकार के प्रॉब्लम्स है आज। मैं इन कोरोना सिचुएशन में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ वेबिनारों में भी संवाद, संपर्क, संप्रेषण किया है। तो बच्चों के मन में बहुत प्रश्न है कि हमारी एग्जाम नहीं होगी तो आगे हमारा भविष्य क्या होगा, हमको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न बच्चों को होते हैं, क्योंकि आज दुनिया ओपन हो गई है। दुनिया ओपन हो गई है, लेकिन हम कहते हैं कि हम तो ग्लोबल विलेज की बात करते हैं वर्ड को, बहुत अच्छी बात है वो, लेकिन पड़ोस में रहने वाला कौन रहता है पड़ोस के फ्लैट में, वो हमको मालूम नहीं है। ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है। तो ये हम लोगों को ये परामर्श केंद्र के द्वारा बच्चों को जो एकेडमिक और करियर की दृष्टि से जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 है कि बच्चों के पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको एड्रेस करना चाहिए। और नंबर 3 कि यंग एज, टीन एज के प्रॉब्लम्स बच्चों के होते हैं, उसको भी एड्रेस करना चाहिए। तो ये तीनों प्रकार के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए परामर्श केंद्र की बात इस पॉलिसी में कही गई है। क्योंकि बच्चे कई बार क्लास में नहीं पूछ सकते बातें, लेकिन पर्सनली बात कर सकते हैं आसानी से। तो ये परामर्श केंद्र की भी इस पॉलिसी में बात कही गई है कम्युनिकेशन की दृष्टि से। तो इस प्रकार की ये तीनों बातों का हमने विचार करके इम्प्लीमेंटेशन का विचार करेंगे तो बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन, कम्युनिकेशन गैप है वो दूर हो जाएगा। मिस पलक, एक या दो सवाल और ले लीजिए बस, उसके बाद में हम समापन करेंगे। So there are no more questions. Everyone is praising about the session. We are getting a good response from everyone. That's really great. सर का लेक्चर इतना थॉट प्रोवोकिंग था और हम बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें समझ आई। कुछ जो डाउट्स वगैरह थे एनईपी को लेकर के, जिस तरीके से एग्जाम्पल के साथ में सर ने उनको क्लियर किया, वो बहुत ही अच्छा रहा हम सबके लिए। और अब मैं डॉक्टर अजय सोनावने से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दें, और लेकिन उससे पहले मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय अतुल कोठारी जी को और प्रोफेसर नागेश्वर राव जी को कि भविष्य में भी वो हमारे इनविटेशन पर जरूर हमें ऑब्लाइज करें, हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स में आए। और अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, जब कोरोना चला जाएगा तो फिजिकल फॉर्मेट में भी हम लोगों को एड्रेस करेंगे। ऐसी मैं उनसे अपेक्षा रखता हूं, प्रार्थना करता हूं माननीय कोठारी साहब जी को और प्रोफेसर नागेश्वर राव जी को। और अब मैं अजय सोनावने जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फॉर्मली वोट ऑफ थैंक्स दें। Good evening, everyone. So we have reached to the end of this very enriching session. So I, Dr. Ajay Sonavane, take this opportunity to propose a formal vote of thanks. First of all, I would like to thank on behalf of Delhi School of Public Policy and Governance to our honorable Speaker of the day, Sri Atul Kothari sir, for sharing very valuable thoughts and time with all of us. And we are really thankful, sir, for sharing all experience and even for the future of NEP. And we have a lot more to learn from you in future, sir. And also, I would like to sincerely thank Professor Nageshwar Rao, sir, Vice Chancellor, Indira Gandhi National Open University, New Delhi, for your word of wisdom and your presence in this webinar, sir. Thank you, sir, for enlightening us with your inspiring and motivating words. Even I would like to thank our Honorary Director, Mr. Shakti Sinha, sir, our Joint Director, Professor Ahuja, sir, Dr. Ashutosh Mishra, OSD of
Delhi School of Public Policy and Governance, for guiding us for organizing this event on a very contemporary and important topic. And even I would like to, at the last, I would like to thank to our student working committee for working very closely to mark this function with great success. Thank you and good day. Jai Hind. Thank you. Namaskar, sir. Namaskar.